जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 57 देखेंगे, जिसमें हम लोग केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय, हम लोग का ये भाग 8 है। इसी के अंतर्गत देख रहे हैं जो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसका गठन क्यों किया गया है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, जो हम लोग सीबीआई जानते हैं ना, सीबीआई जो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो आयोग है, उसी तरीके से ये क्या है कि ये डायरेक्टली तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है डायरेक्टली लोगों के बीच में जा कर के, लेकिन ये संस्थाओं के ऊपर नज़र रखता है, उनको सलाह देता है। ठीक है, उनको एक तरीके से मार्गदर्शन करता है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका गठन कैसे होता है और इसके संरचनाएं वगैरह क्या क्या हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले तो जो ये जो संगठन है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका जो गठन है वो के संथानम की अध्यक्षता वाली जो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये फरवरी 1964 में ये जो आयोग है इसका स्थापना किया गया। तो आप यहाँ पे दो चीजें याद रखेंगे, एक तो के संथानम जो है उसके सिफारिश पर, ठीक है, उसके सिफारिश पर 1964 में इस आयोग की स्थापना की गई है। उसके बाद से केंद्रीय सतर्कता आयोग की अवधारणा जो है एक शीर्ष सतर्कता संस्था के रूप में की गई है, जो किसी भी कार्यवाही ये कार्यकारी प्राधिकारी का नियंत्रण से मुक्त है, यानी कि किसी किसी के भी ये नियंत्रण में काम नहीं करता है, ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है। देखिए, केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है एवं केंद्रीय सरकारी संगठनों के विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, निष्पादन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने की सलाह देता है। तो ये आप समझ गए केंद्रीय सतर्कता आयोग का क्या कार्य है, उसको क्यों बनाया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद से संसद के द्वारा अधिनियमित केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। यानी कि जो केंद्रीय सतर्कता आयोग, देखिए इसको हम लोग जो इतना लंबा जो नाम है उसको हम लोग सीवीसी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो ये जो सीवीसी का गठन है वो 2003 के अधिनियम के द्वारा किया गया है, आप याद रखेंगे। और याद रखेंगे कि जो सीवीसी है वो किसी के भी अधीन नहीं आता है, वह एक स्वतंत्र रूप से निकाय है और ये केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति उसको संसद में पेश करते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखेंगे। उसके बाद से देखिए, ये जो सीबीसी है वो कोई भी अन्वेषण एजेंसी नहीं है। अन्वेषण एजेंसी का मतलब है कि जिस तरीके से सीबीआई हम लोग देखते हैं ना, मूवी वगैरह सीरियल्स वगैरह जो आते हैं सीबीआई का, तो वो जिस तरीके से जा करके इन्वेस्टिगेशन करते हैं वैसा केंद्रीय सतर्कता आयोग नहीं करता है। ठीक है, ये सीबीआई के जो कार्य हैं उनका देख रेख करता है, उनका एक तरीके से क्या करता है कि उनको देख रेख करता है, उनकी जांच करता है, उनको एक मार्गदर्शन करता है। ठीक है, यह या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। समझ में आ गया। अब देखिए इनकी संरचना क्या है। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, यानी कि एक अध्यक्ष होगा और दो से अधिक इसमें सतर्कता आयुक्त जो होंगे, यानी कि जो सदस्य होंगे वो इसमें दो से अधिक नहीं हो सकते, यानी कि केवल इनमें तीन लोगों का एक संगठन यानी कि इनका संरचना बनता है। ठीक है, देखिए अब इनकी नियुक्ति कैसी होती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और समिति के सिफारिश के आधार पर होता है। सेम ये देखिए यहाँ पे भी यही समिति है जो सिफारिश समिति। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जो होंगे
अध्यक्ष होंगे और इसमें गृह मंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष दल के नेता होते हैं और ये दोनों सदस्य होते हैं। देखिए हर एक में हम लोग ये एक समिति देख रहे हैं जो कि सिफारिश कर रहा है और इसके इसके ही द्वारा फिर जो भी आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं उनके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति हो रही है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। एक चीज आप हमेशा कंफर्म याद रखना है आपको कि उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे और लोकसभा के विपक्ष के नेता जरूर रहेंगे, ये दो लोग रहेंगे बस, इतना आप ध्यान रखना। ठीक है। तो हो सकता है कई बार अगर आपको ऑप्शन में कभी कंफ्यूजन हो तो लोकसभा के विपक्षी दल के नेता इसको राइट करना है और प्रधानमंत्री के अध्यक्ष। ठीक है। मतलब ये प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष के रूप में इसमें रहते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। उसके बाद से देखिए इनकी योग्यता क्या क्या इसमें डिसाइड किया गया है, इनकी योग्यता क्या क्या होती है। देखिए योग्यता में जो पुलिस प्रशासन सहित सतर्कता, नीति निर्माण और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान रखता हो, अनुभव रखने वाला हो। ठीक है। उसके बाद से अखिल भारतीय सेवा संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के तहत सिविल सेवा के पद पर रहा हो। ठीक है। ऐसे लोग भी आ सकते हैं जितने आईएएस आईपीएस ये सारी चीजें इनका भी ये लोग इसमें भी ये लोग काम करते हैं। ठीक है। जिन्होंने किसी केंद्रीय अधिनियम के द्वारा या उनके तहत स्थापित निगम में या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी के पद धारण किया हो, या फिर जिनके पास बीमा और बैंकिंग कानून, सतर्कता और जांच सहित वित्त विशेषज्ञता या अनुभव प्राप्त हो, ऐसे लोग इसके योग्य होते हैं। ठीक है। पदावधि, सेवा शर्तें यहाँ पे क्या है देखिए, केंद्र सतर्कता आयुक्त आयुक्त जो होंगे उनका जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान इनका वेतन भत्ता होगा, सेवा शर्तें होंगी। और सतर्कता आयुक्त जो होंगे वो संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों का के समान इनका वेतन होगा। तो देखिए ये कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि जो सीबीसी को प्राप्त होता है क्या वही यूपीएससी को भी वेतन भत्ते सेवा शर्तें प्राप्त होते हैं, इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। देखिए एक चीज़ और है कि इनके में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता वेतन भत्ते में। ठीक है। इनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, तो सेम ऐसे ही जो राष्ट्रपति के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं, राष्ट्रपति को ये त्याग पत्र दे सकते हैं। इसमें कदाचार और असमर्थता के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जाएगा, ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के सबसे पहले जांच के आधार पर, फिर सर्वोच्च न्यायालय यदि सिफारिश करता है, ये बताता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, तो फिर हटाया जा सकता है। जो सूचना जो सीबीसी है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो ये जो सतर्कता आयोग है उसका जो कार्य है और शक्तियाँ हैं उसको देखेंगे हम लोग। देखिए जो सीबीसी है, सीबीसी भ्रष्टाचार या फिर पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों को सुनता है। ठीक है। और इस दिशा में उपयुक्त कार्यवाही की सिफारिश करता है। ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जो ये जो सीबीसी है ये केवल सिफारिश करता है ना, एक्शन नहीं लेता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसको इस चीज़ के अधिकार नहीं है। हम लोग आगे इसका पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित अपराधों की जांच में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर नियंत्रण रखता है, यानी कि सीबीआई पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच के प्रगति की समीक्षा, यानी कि सीबीआई की जांच की इसमें एक तरीके से परीक्षा करता है। देखिए अब इनकी समस्याएं क्या क्या है, ये जो सीबीसी है, सीबीसी का क्या क्या समस्याएं इसमें आती हैं इस आयोग के अंतर्गत। देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर निर्भरता रहता है सबसे पहला, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो ये सीबीसी है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भी एक तरीके से क्या है कि हमारे देश में लोगों को एक तरीके से सतर्क रखने के लिए, ठीक है, उनका जो सीबीआई करता है उसी काम को ये भी करता है। लेकिन ये क्या करता है कि इन दोनों में सबसे मेन अंतर है कि सीबीआई जो होता है वो डायरेक्टली फील्ड में काम करता है, यानी कि डायरेक्टली लोगों के पास जा कर के काम करता है। ठीक है।
वो एक तरीके से अन्वेषण करता है, जांच करता है, जबकि जो सीवीसी है वो ऐसा काम नहीं करता। वो क्या करता है, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू काम करता है, यानी कि वो क्या करेगा, सीबीआई को फोर्स करेगा, फिर सीबीआई काम करेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है, जो सीवीसी है वो क्या है, इसके सीबीआई के ऊपर डिपेंड रहता है। किसी भी ऐसा काम को यदि उसको भी किसी भी तरीके से रिपोर्ट आता है कि उसको कोई काम करना है, तो वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एक कमजोरी है, समस्याएं हैं ये सीवीसी का। देखिए, सीवीसी को प्रायः शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है, क्योंकि इसे महज एक सलाहकार निकाय के रूप में देखा जाता है, जिसके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है, ठीक है। मैं अभी बताया आपको कि एक सलाहकारी केवल सलाह देता है, इसके पास ये अधिकार नहीं है कि कहीं पे कोई अपराध हो रहा है तो उसको उसका मामला दर्ज कर सके। अभियोजन के लिए स्वतंत्रता की कमी है, अपना खुद से हर चीज़ों को एक तरीके से नहीं कर सकता है। अभियोजन के लिए स्वीकृति में भी विलम्ब होता है, सारी चीज़ें अपना खुद से नहीं कर सकता, इसको भी स्वीकृति मिलती है तब तक वो क्या करता है, रुका रहता है काम के लिए। सरकार के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए की गई सिफारिशों का अनुपालन नहीं करना, ये भी एक इसके साथ प्रॉब्लम है। ये जो भी एक तरीके से सिफारिशें करता है उसको तुरंत मानना नहीं मानना, क्योंकि सरकार का भी इसमें बाध्यता है नहीं। अगर ये जो सीबीसी है किसी भी रिपोर्ट, किसी भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करता है, तो वो सरकार जो है उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेती है। और फिर नागरिक नागरिक समाज के साथ कमजोर जुड़ाव है, क्योंकि ये देखिए, ये सीबीसी जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा सा एक तरीके से आयोग है ये भी, जो जो कि लोगों को जागरूक करने में, लोगों का बचाव करने में सहायता करती है, लेकिन इसका डायरेक्ट जुड़ाव लोगों से नहीं है। तो हम लोग, इसलिए हम लोग सीबीआई को सभी को जानते हैं, लेकिन सीबीसी को नहीं जानते हैं, जबकि हम लोग सीबीसी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग समस्याएं देख लिए हैं, तो ये भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से सीबीसी का पूरा जो जानकारी है वो हम लोग इसमें देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, जितने भी अभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय हैं, इन सभी को हम लोग लगातार स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो आप पिछला वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, उसमें अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लगातार इसमें डेली 9 बजे आपको वीडियो मिलते रहेगा। आप भी अपना डिसिप्लिन के साथ अपना स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।